बहुत बहुत स्वागत है आपका एनके स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले एसएससी बैच के 25 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जीके जीएस के, और इनकी काफ़ी संभावना होगी एग्जाम में आने की। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। हमने इससे पहले भी निकाले थे 25 के, जो सीरीज चल रही है हमारी जीके जीएस के। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेता हूँ और ये एक्सेप्टेड होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है और भविष्य में आने की पूरी संभावना होगी इन क्वेश्चनों को आने की। चलो फिर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। जीके जीएस का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये और आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा, हमारा फर्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद कौन बना प्रधानमंत्री। आपको दिख रहा होगा कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। इसमें क्या पूछे, कार्यवाहक मतलब अस्थायी प्रधानमंत्री, अस्थायी नहीं पूछे। अगर वही बात हो जाए कि दूसरे प्रधानमंत्री कौन है तो गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पर परमानेंट प्रधानमंत्री कौन बने जो इनके बाद बने, वो बने लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक मतलब अस्थायी, परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे प्रधानमंत्री, याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा इस क्वेश्चन का। और हाँ, अगर बात करें इससे पहले थे जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, हम सबको पता है। और ऐसा माना जाता है कि जब हम चाइना से युद्ध हारे 1962 में, इनके कारण ये चिंता में रहे और इनके कारण इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं, आई डोंट नो ये सच है कितना गलत है, पर हाँ ये कारण थे कुछ जो इतिहास बोलता है। तो हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, याद रखना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा जो परमाणु परीक्षण, हमने बहुत बहुत उम्मीद थी हमारी कि हम परमाणु परीक्षण शक्ति देश बन जाएं, पर हम नहीं बन पा रहे थे। नेहरू के काल में, लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में नहीं बन पा रहे थे, पर इंदिरा गांधी आई और सबके अगेंस्ट गई। रशिया से संधि करी हमने, आपने सुना होगा 1971 में संधि हुई थी, 20 सूत्रीय संधि हुई थी, वो हुई थी 1971 में। और इवन हमने अमेरिका से मदद मांगी पर हम नहीं बन पाए और चाइना बन चुका था। फिर हमारा दिमाग सटक गया और हम भी शक्तिशाली बन गए। हमने सुना होगा आपने पोखरण परीक्षण, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। तो क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा क्यों दिया गया, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और जो साइंटिस्ट थे इन्होंने परीक्षण करा, जब परमाणु परीक्षण हुआ हमारा तो इन्होंने बोला कि बुद्ध मुस्कुरा गए। हमने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोशिश करी। नेहरू तो खैर कोशिश नहीं करते थे, वो शांति वाले थे, सिद्धांतों पे चलते थे। यही हमारी एक गलती थी जिस वजह से हमारा देश इतना पीछे, सिद्धांतों पे कभी नहीं चलना चाहिए। आपने देखा होगा पूरा इतिहास कि जितने भी इतिहास में अशोक हो गए, कोई भी जिनमें सिद्धांतों पे चले उनका साम्राज्य खत्म हो चुका था। अशोक का भी साम्राज्य ऐसे ही खत्म हुआ था, धर्म की नीति जब अपना ली थी, खत्म हो चुका था। पर हाँ, शक्ति से होता है देश। आपने मैकियावेली के थॉट सुने होंगे, मैकियावेली कहता है पावर, शक्ति, सत्ता। आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा, जो उसमें थे बिस्मार्क, उन्होंने भी यही कहा था कि शक्ति से होता है काम, ये सिद्धांतों से काम नहीं चलता, देश नहीं चलता सिद्धांतों से, ऐसा कहा था। तो शक्तिशाली हमें बनने पड़ेगा और हर हाल में बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश चलेगा। और इंदिरा गांधी आई, इन्होंने करके दिखा दिया, परमाणु परीक्षण सब कुछ। और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भी काफी आगे गए और इन्होंने काफी देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए, इतिहास में आपने सुना ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कल्हण द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ रजत रंगणी इनमें से किसका इतिहास है। तो इसमें किस बारे में लिखा गया है, क्वेश्चन ये कि जो ये पुस्तक है जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी रजत रंगणी, ये किस चीज के बारे में लिखा गया है, क्या इतिहास है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, कश्मीर का इतिहास। आपको पता होगा कश्मीर का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, कश्मीर के बारे में आज भी चर्चा होती है और कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया था। आपने अगर बात करें नपाषाण काल की, बहुत अगर पीछे जाए हम, तो आपने सुना होगा बुर्ज होम, वहाँ पे एक क्षेत्र है बुर्ज होम, जहाँ पे गर्तावास जिसको कहा जाता था, गड्ढे में लोग रहा करते थे, गर्तावास जिसको कहा जाता था, गर्तावास, बुर्ज होम, ये सब कुछ क्षेत्र थे। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पुस्तक है कल्हण द्वारा रचित रजत रंगणी, ये कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया है, नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में किस में की गई थी। तो इसमें स्टेट पूछा है, आपको पता होगा बम्बई, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बम्बई। इसको आज के काल में मुंबई कहा जाता है, पर उस समय बम्बई कहा जाता था, हम सबको पता है। बम्बई काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो इसमें स्थापना करी गई थी बम्बई में, नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन देख लो, 1854 में कपास की मील की स्थापना करी गई थी कताई के लिए। और बात करें कपास का, आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, तो सर्वप्रथम हिंदू दुनिया को कपास दिया था हड़प्पा सभ्यता ने, कपास, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, जिसकी खोज हुई थी 1921 में।
तो और पता अंग्रेज क्या कहते थे, जो यूरोपियन थे वो कहते थे कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है यहाँ पे, सब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और जे एस मिल ने ऐसा कहा था कि यहाँ पे ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, और उन्होंने ऐसा कहा था कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, यहाँ पे यूरोपियन की मोनोपोली है, हम इनको सभ्य बनाएंगे, इनको पढ़ा लिखा बनाएंगे। हमें कहते थे अनपढ़ है, हम पे कोई ज्ञान नहीं है, पर उन्हें पता लग गया कि यहाँ पे ज्ञानी लोग थे, आर्यभट्टा, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, सब लोग थे यहाँ पे। उन्हें ज्ञान का और छाप पड़ा और निकल लिए वो लोग। ऐसा कहते थे वो लोग कि यहाँ पे कोई साम्राज्य है ही नहीं, और हड़प्पा सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऐसा बोलते थे वो लोग यूरोपियंस। आपने पढ़ा होगा 1944 वगैरह में आई थी, एक पुस्तक वगैरह भी आई थी इनकी, यूरोपियंस की, कोई व्यक्ति था उसने लिखा था। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बम्बई में हुई थी 1854 में, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आप, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, कहाँ भेजा गया था, हमें कमेंट करके बताओ अगर आपको इसका आंसर पता है तो। रंगून, काफ़ी महत्वपूर्ण, रंगून, रंगून में भेजा गया था। आपको पता होगा 1857 की क्रांति, और प्रमुख नेता कौन थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इन्हीं को बनाया गया था। जब ये मेरठ से आए, मेरठ छावनी से यहाँ दिल्ली 10 मई को आए थे, 10 मई 1857 को आए, और इनको नेता चुना, और इनको जबरदस्ती नेता चुना गया था। ये बूढ़े थे, 80 के करीब के थे, 70-80 के करीब के थे, इनकी उम्र हो चुकी थी, जाने वाले थे। तो इनको ज़बरदस्ती नेता बनाया गया और बोले कि आप हमारा वो नेता बनोगे, इसका जो लीड करोगे इसको। और इनका जब नाम चला तो पूरे देश में फैल गया एक आंदोलन या क्रांति, जिसको कहते हैं 1857 की क्रांति या सैनिक विद्रोह कहते हैं हम। ये क्रांति फैल चुकी थी पूरी देश में, और इनके नाम से चलाया गया था, जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। और इनको फिर जब ऑपरेशन फेल हो गया, क्रांति फेल हो गई हमारी, जब विफल हो गए हम, इसके कई सारे कारण थे विफल होने के, हमारे भी लोग थे और कुछ वो शक्तिशाली थे यूरोपियन, इस वजह से हम फेल हो गए। ये चीज़ें कई सारे कारण थे, पर हाँ सफलता में मिली थी काफ़ी ज़्यादा। और आपको पता होगा इसके बाद ताज का शासन आ गया था, क्राउन का शासन आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी थी पूरी तरह से। 1858 का आपने सुना होगा अधिनियम, काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके 1 साल बाद ये अधिनियम आया था 1858 का, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था और सारा जो ताज ने अपने हाथों में ले लिया था पूरा शासन भारत का। ये सब हम जानते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम, देश का कोई सा भी एग्जाम हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपको कुछ भी चाहिए, लाइक ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, नोट्स चाहिए, या कुछ सिलेबस से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। आपको नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इन पर कांटेक्ट करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गए, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी सरकारी नौकरी, हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं इन नंबर पर। आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, नोट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने प्रदान किया, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने। आपको पता होगा बारदोली की महिलाएं, इन्होंने सरदार का उपाधि इनको दी थी। सरदार पटेल काफ़ी महत्वपूर्ण थे, हमने सुना इतिहास में इनको आयरन मैन कहा जाता है, हिंदुस्तान में आयरन मैन। और अगर बात करें, इनको कंपेयर करा जाता है जो जर्मनी के एकीकरण थे, कौन थे हमें कमेंट करके बताओ। जर्मनी ने जिनको एकीकरण करा था, कमेंट करके बताऊँ मैं, जो जर्मनी में इनका एकीकरण करा था उनसे कंपेयर करा जाता है। नाम बताना अगर आपको पता है तो, वैसे तो आगे पता लग ही जाएगा। तो इनसे कंपेयर करा जाता था आयरन मैन से। क्यों कंपेयर करा जाता है, ये पूछा गया है काफ़ी जगह, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएससी या आईएएस के इंटरव्यू में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये। और हाँ, इनको क्यों कहा जाता है आयरन मैन, आपने सुना होगा भारत में क्या थी, 565 रियासतें, 565 या 60 से ज़्यादा रियासतें थी, और काफ़ी सारी रियासतें तो मिल गई, पर कुछ रियासतें टांग अड़ा देती कि हम नहीं मिलेंगे, हम आज़ाद रहेंगे या तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश आपने सुना होगा भोपाल के बारे में, हैदराबाद हो गया निजाम का शासन, या फिर इधर हो गया मणिपुर, कश्मीर, ये सब, और जूनागढ़, ये सब कुछ रियासतें थी जो टांग अड़ा दी थी कि भारत में हम नहीं मिलेंगे, पर इन्होंने पूरी तरह से ले लिया अंदर और अपने में मिला लिया है। हाँ, उन्होंने कार्रवाई भी करी, हैदराबाद में कार्रवाई करी थी, सैनिक कार्रवाई, पोलो ऑपरेशन आपने सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पोलो ऑपरेशन चलाया गया था, जिससे कार्रवाई करके हैदराबाद को हमने मिलाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तो किसने की थी श्रीरंगपट्टनम में, काफ़ी महत्वपूर्ण, हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, कर्नल बुर्सी, नेपोलियन, ये नेपोलियन होगा, वैसे तो नेपोली लिखा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है टिप्पू सुल्तान ने। कब करी थी, 1797। आपको पता होगा जो जैकोबिन क्लब है क्या है, ये फ्रांस का एक क्लब था जहाँ पे लीडर मिलते थे, यहाँ पे काफ़ी नेता मिलते थे, और नेपोलियन इसका सदस्य था, और संस्थापक सदस्य कौन था, टिप्पू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम में। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की याद में एक पेड़ भी लगाया था,
कहाँ पे? अपनी राजधानी मैसूर की राजधानी में। इसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, मैसूर का बाघ कहा जाता है, शेर कहा जाता है। इसको नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान ये हैदर अली का बेटा था, युद्ध भी करे थे इसने, लगभग 2 युद्ध लड़े थे। एंग्लो मैसूर युद्ध आपने सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। और 1799 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी, लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम में। और फिर अगर बात करें नेपोलियन की, तो 1804 में एक खुद शासक बन चुका था, राजा बन गया फ्रांस का। तो जो फ्रांसी क्रांति हुई, क्रांति कब हुई थी? 1789 से 99 तक, 10 साल का जो कालखंड था, इसमें क्रांति हुई थी। और इसी काल में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, जैकोबिन क्लब, और जिसका संस्थापक सदस्य था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान था हैदर अली का बेटा। और वांडियास वंश का यहाँ का राज था पहले, हैदर अली यहाँ पे शासक बन चुका था, ये सेनापति था पहले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है, कौन सा भाग है आपको पता होगा? 22 भाग हैं कुल। और बात करें स्टार्टिंग अनुच्छेद 395 है। और अगर अनुसूचियाँ बात करें तो स्टार्टिंग में 8 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 12। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें कि जो प्रावधान पूछा है तो कौन से भाग में पूछा है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करें। तो यह है भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। आर्टिकल कौन से हैं? 12 से 35। और इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो वो आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 21 और 29, सॉरी 21 निकल गया मुँह से, 29 और 30। ये कुछ 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। इसका काफ़ी सारे रीजन है। अगर हमने पाकिस्तानियों को दे दिया तो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करके कुछ भी कर लेंगे, क्या हम उनको मान लेंगे? कुछ भी बोल देंगे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो कुछ भी बोल देंगे भारत के खिलाफ। पाकिस्तानी तो बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे वो लोग, हम मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमने विदेशियों को ये आर्टिकल्स नहीं दिए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल विदेशियों को नहीं मिले हैं। अगर बात करें आर्टिकल 18 की, तो वो है उपाधियों का अंत। अभी हम आगे जानेंगे, उपाधि जो मिलते हैं गिफ्ट वगैरह, उसका अंत कराया गया किससे? विदेशों से, जो फॉरेन में हम ले नहीं सकते वो उपाधि अगर दे दिया जाए तो। कोई अगर बात करें हिंदुस्तान में तो कुछ भी उपाधि ले सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह हो गया, कर्नल उपाधि हो गया, ये हम ले सकते हैं। आर्टिकल 18 में दिया गया ये सब चीज़ें, और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार का प्रावधान है, और जो कि हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका के संविधान से लिया है। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता, पर यहाँ सिंगल नागरिकता है। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रभावित है? तो कौन से देश से जो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने लिया है, तो वो लिया है दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, जिसको बोला जाता है साउथ अफ्रीका। आपको पता होगा संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने ये। और कौन सा आर्टिकल है जिससे संशोधन होता है? ये होता है 368। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 368, इससे संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ये संशोधन होते हैं, काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं, हमें सबको पता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में इनमें से किस द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है? तो संघ और राज्य का प्रशासन किसके नाम से होता है? सबको पता है, राष्ट्रपति। अगर बात करें, राष्ट्रपति यहाँ के लीडर हैं और पहले नागरिक हैं देश के। अगर वास्तविक कौन है तो प्रधानमंत्री। अगर दिखावे के बोले तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा इनके काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, लाइक 52 पद से संबंधित है। अगर बात करें आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होता है? महाभियोग, इनको हटाया जा सकता है अगर ये संविधान के खिलाफ जाते हैं तो। आर्टिकल 61 काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति से संबंधित है ये आर्टिकल। और आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान क्या होता है? किसी की फांसी को माफ़ करना, किसी की सज़ा में परिवर्तन करना, ये सब है, इनको दिया गया राष्ट्रपति को। और यही आर्टिकल हैं कुछ इनको दिए गए हैं। और 161 आर्टिकल राज्यपाल के हैं क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड। नाम याद रखना। अगर बात करें कि आपातकाल, आपातकाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आर्टिकल 52, 56 और 60, ये जो आर्टिकल हैं 52, 56 और 60, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, ये तीनों दिए गए हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा, और ये दो, और सबसे ज़्यादा क्या लगा है? ये 56 वाला, 356 वाला, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 52 काफ़ी बार लग चुका है, आपने सुना होगा, युद्ध हुए हैं हमारे युद्ध हुए 71 हुआ है, 62 हुआ है, जितने भी युद्ध हुए हैं उस समय लगा हुआ था। और आपातकाल 1975 काफ़ी पॉपुलर, लोकतंत्र की हत्या बताई जाती है इसको, कि लोकतंत्र को ताक पर रख दिया था इंदिरा गांधी ने। काफ़ी सारे रीजन थे इसके।
खैर जो एनसीईआरटी में दिए गए वो रीजन तो नहीं थे, कई सारे रीजन और भी थे इसके जो आपको पता ही नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो वो है 18। अपवाद मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, कि मतलब हम किसी को दे सकते हैं। अब कॉलेज का कोई प्रोफेसर है उसको दिया जाता है ना प्रोफेसर, ये हिस्ट्री का प्रोफेसर, कर्नल, आपने सुना होगा आर्मी में कर्नल वगैरह होते हैं, उनको भी दी जाती है उपाधि, और ये उपाधियों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, ये सब क्या है? उपाधि दिए गई है। पर अगर बात करें विदेशों से हम ये ले नहीं सकते। मान के चलो कोई है बड़ा, या जिनको कहा जाते हैं विराट कोहली हैं क्रिकेटर, अगर उनको विदेशों में कोई उपाधि दे दे तो वो नहीं ले सकते बिना राष्ट्रपति से पूछे। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कहा गया इसमें। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अभी हमने देखा था जो साउथ अफ्रीका से लिया गया था, आर्टिकल 368, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 368। नाम याद रखना, संविधान संशोधन से संबंधित है ये आर्टिकल, और काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। नाम याद रखना, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखो, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? 14 डेज, 14 दिन का। क्यों देना होता है? क्योंकि अपने आप को साबित कर सके कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, या गलती करी है तो इसके प्रमाण क्या है हमें बताओ, साबित करना होता है, और 14 दिन तक ये देना होता है। अगर बात करें कौन से आर्टिकल के तहत इन पर महाभियोग लगाता है या इम्पीचमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो लगता है आर्टिकल 61। और हाँ, और जब तक ये पद पर हैं इनको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, या मौत की, फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 72 द्वारा इस्तेमाल करके ये अपनी सज़ा ही माफ़ कर लेंगे, इसलिए नहीं दी जा सकती। कि जब तक पद पर हैं, पद से हटते ही वो सज़ा दी जाएगी इनको, अगर कोई भी सज़ा क्राइम करते हैं ये तो राष्ट्रपति जी। ओके, नाम याद रखना, आर्टिकल 61 है जिससे इन पर महाभियोग लगाया जाता है। और कितने दिन का नोटिस होता है? 14 दिन का। ये इसका 4 ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होते हैं ये, सर्वोच्च होते हैं, इन्हीं की देखरेख में सब कुछ होता है। कोई भी हुआ इन्हीं की देखरेख में होगा। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद वर्तमान में, नाम पता होगा आपको। पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के अंडर होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अभी हमने देखा था पीछे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। दोहरी नागरिकता क्या होता है ये जान लो थोड़ा। दोहरी नागरिकता ये होता है कि मान लो अमेरिका में है 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं, तो राज्य की अलग नागरिकता होगी और देश की अलग होगी। मान के चलो ये है वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क मान लो, तो इधर अलग होगी और वॉशिंगटन की अलग होगी और देश की अलग होगी, पूरे देश की नागरिकता लेने के लिए। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। और भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल मतलब वन, एक ही, एकल नागरिकता। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है या डुअल सिटीजनशिप है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो वो है सेरोटोनियन। तनाव क्या होता है? टेंशन वगैरह हो गया, बहुत सारे तनाव हो जाता है हमें, जिससे हेयर फॉल होने लगते हैं, तो ये है जो हार्मोन है तनाव से मुकाबला करने के लिए, सेरोटोनियन। काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना। साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक साइंस या बायोलॉजी का। अगला प्रश्न देखो, पालों के समय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का विशेष विकास हुआ? कौन सी शाखा थी बौद्ध धर्म से? वो था वज्रयान। ये पालों के समय हुआ था वज्रयान। पालवंश आपने सुना होगा, जिसका संस्थापक था गोपाल, और इसका काफ़ी शक्तिशाली था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। धर्मपाल आपने सुना होगा, पाल वंश का शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था? गोपाल। ये था पाल वंश से संबंधित क्वेश्चन। इतिहास का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? सिद्धार्थ ने, जिनका आगे जाके नाम हुआ महात्मा बुद्ध, जिनको हम कहते हैं महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। अगर बात करें उनके पिता की नाम का था, उनके पिता का नाम था सुधोधन, और उनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक क्षेत्र है जो कि आपको नेपाल में मिलेगा, कपिलवस्तु। और उनके पिता शाक्य कबीले के क्या थे? राजा थे, सुधोधन जिनका नाम था। और इनकी माता का नाम था महामाया, और इनकी माता का मृत्यु होने के बाद इनका लालन पोषण किसने करा था? महाप्रजापति गौतमी ने। और इनके बेटे का नाम था राहुल, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, जिसे कुशीनारा कहते थे पहले, नाम पता होगा हमें।
अगर बात करें इन्होंने कहाँ पे यात्रा नहीं करी थी, तो मध्य प्रदेश उज्जैन में इन्होंने यात्रा नहीं करी थी, जिसको उज्जैनी बोला जाता था। काफ़ी सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। मगध हो गया, मगध काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद था, सबको पता है। और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके शाखा हीनयान महायान का बंटवारा हुआ, कनिष्क के काल में बंटवारा हुआ गया था। हीनयान महायान में कनिष्क आपने सुना होगा, कुषाण वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। इसके काल में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का 2 भागों में, हीनान और महायान। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अहोम वंश से शासन भारत के किस राज्य में है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमें इसके बारे में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादातर, पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण वंश था। इनका काफ़ी योगदान था राष्ट्र की स्वतंत्रता में, देश की स्वतंत्रता में। इनके बारे में हम इतिहास नहीं पढ़ते अभी तक ज़्यादातर। तो ये है असम। असम काफ़ी महत्वपूर्ण। आपको अगर इसकी कैपिटल पता है, कैपिटल सिटी क्या है, हमें कमेंट करके बताओ। असम का कैपिटल क्या है, हमें कमेंट करके बताओ। तो अहोम जो वंश था ये असम से संबंधित है, नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और निम्न में से किसने वर्ष 1899 में अद्वैत आश्रम की स्थापना की? तो किसने करी थी अद्वैत आश्रम की स्थापना? तो ये करी थी स्वामी विवेकानंद ने। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने हिंदू धर्म को, आपने सुना होगा जो 1893 का शिकागो सम्मेलन, हिंदू धर्म को एक नई ऊंचाइयों पे ले गई ये। और इन्होंने एक बात कही थी काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखना आप लोग, कि अगर आप लोगों ने अपने आप से बात नहीं करी तो दुनिया के सबसे बेहतर इंसान से बात नहीं करी आप लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के बेस्ट इंसान सिर्फ आप हो खुद, तो अपने आप से पहले बात करा करो, अपने लिए टाइम निकाला करो, सिर्फ अपने लिए। यहाँ पे सेल्फिश हो जाओ, मतलबी कि मैं हूँ तो मैं हूँ। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अद्वैत आश्रम, स्वामी विवेकानंद, कब? 1899। आपने सुना होगा शिकागो सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन था अमेरिका के अंदर। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने नए ब्रिटिश राज भारत प्रत्यक्ष प्रशासन ग्रहण किया? तो कौन सा अधिनियम था? ये था 1858 का अधिनियम, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम था। आपने सुना होगा 1858 की क्रांति, हमने पीछे देखा था अभी, जब बहादुर शाह जफर थे उसके नेता लीडर, और उनको रंगून भेज दिया गया था ये क्रांति फेल होने के बाद या विफल होने के बाद। तो ये 1858 का अधिनियम, जब ये क्राउन आ गया, ये इसको कहते हैं ताज। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन चलाती थी। 7 साल के युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप किस देश की हार हुई? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कर्नाटिक वॉर से संबंधित है। 3 कर्नाटिक युद्ध हुए थे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में, या ब्रिटेन के बीच में, जो अंग्रेज थे उनके बीच में। तो ये हुआ था फ्रेंच हारा था यहाँ पे। जीता कौन था? ब्रिटिश। 3 युद्ध हुए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण। कर्नाटिक वॉर नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इससे पहले भी काफ़ी सारे युद्ध हुए थे। और ब्रिटिश का जीतने का एक ही रीजन था, बंगाल पे कब्जा। और 1757 में प्लासी में जीत चुका था ये पूरी तरह से, प्लासी में हार चुका था, बंगाल की सत्ता पूरे हाथ में आ चुकी थी। आपने सुना होगा सिराजुद्दौला और जगत सेठ, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ये काफ़ी पॉपुलर नेम है जो इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं, क्रांति से संबंधित है। देखो अगला क्वेश्चन है 22वां। चौथा डैश युद्ध छोटी अवधि और निर्णायक था और 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछा है, तो चौथा किसके बीच हुआ था डैश में, ये पूछा है। तो ये हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था, और 4 मई 1799 को समाप्त हो गया, क्योंकि मर चुका था ये श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान कौन था, अभी हमने पीछे जाना था, तो ये था मैसूर का टाइगर या बाघ, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसने काफ़ी सारे युद्ध करे, और इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की याद में एक वृक्ष लगाया, एक पेड़ लगाया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किसने वृक्ष लगाया था स्वतंत्रता की याद में। और जैकोबिन क्लब का संस्थापक सदस्य था जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब कहाँ था? फ्रांस में। आपने सुना होगा स्थापना कब हुई थी? 1797 में। ये कब हुआ था? जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी। विश्व इतिहास का काफ़ी अच्छा पार्ट है फ्रांस की क्रांति, हमें पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम बनाएंगे इस पर भी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये सब जानने के लिए। भारत के कालीकट में वास्को डी गामा का किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया? ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत की खोज करी। तो क्या भारत पहले नहीं था? बिल्कुल था भारत। ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा आया, भारत की खोज करी, तो क्या पहले भारत नहीं था? भारत बिल्कुल था, भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। इसने समुद्री मार्ग की खोज करी थी भारत के लिए। समुद्री मार्ग कब करी थी? 1498 में। वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग पहले क्या होता था? पहले ही व्यापार होता था, हमने सुना था हड़प्पा सभ्यता या फिर जितने भी साम्राज्य थे गुप्ता, इनसे व्यापार हुआ करता था। ईरान तक हमारा साम्राज्य था पूरी तरह से, तब भी व्यापार हुआ करता था, जिसको कहते थे सिल्क रूट। सिल्क रूट भूमि द्वारा ऊपर की साइड, आपने सुना होगा इस सिंध वगैरह ऊपर से बलूचिस्तान वगैरह होते हुए जाते थे ये लोग, अफगानिस्तान ये सब जुड़े हुए हैं, या सिक्किम के उधर से। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1498 में खोज करी थी भारत की, ये भारत आया था वास्को डी गामा।
और ये दोबारा से आया था 1502 में, दोबारा आया था ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, रॉबर्ट क्लाइव इनमें से किसके द गवर्नर जनरल ऑफ थे? तो किसके गवर्नर थे? तो ये थे ब्रिटिश। क्लाइव, डॉक्टर रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनकी काफ़ी भूमिका थी 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिताने में। ये सेना नायक थे और गवर्नर थे, ये नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 25वां, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मुझे क्षमा करना। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताओ कमेंट करके। सिंध में। सिंध कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है। जिला कौन सा है? लड़काना जिला। सिंधु नदी सिंध में स्थित है, सिंधु नदी के आसपास, और लड़काना जिला है। अगर बात करें और खोज कब हुई थी मोहनजोदाड़ो की? 1922 में। कुछ इससे संबंधित किसने करी थी? राखालदास बनर्जी, जिसको हम आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं, राखालदास बनर्जी। अगर बात करें, और ये दूसरा स्थान था हड़प्पा सभ्यता का, पहला था हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, और उसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी जो द्वारा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। नाम याद रखना, हड़प्पा सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी तरह नकार दिया था, पर उनके मुंह पे तमाचा पड़ चुका था उस समय कि यहाँ पे भी सभ्यता थी और काफ़ी विकसित सभ्यता थी यहाँ पे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हमें कमेंट करें। आपको ऑनलाइन कोचिंग, नोट्स PDF फॉर्म में दी जाएगी, ऑफलाइन कोचिंग होगी। आपको पीछे ये बोर्ड दिख रहा होगा, इस पर हम कोचिंग लेते हैं पूरी तरह से। हमें कांटेक्ट करें अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, देश का, सरकारी नौकरी, कोई सा भी हो, कहने का मतलब है SSC का कोई सा हो, जिसका भी हो, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।